ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी भी आप कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे एसबीआई चेयरमैन के साथ लक्ष्मण रॉय उनसे खास बातचीत करते हुए, जो कि नवनिर्वाचित सेबी चेयरमैन हैं। लेकिन अगर हम शो की बात करें तो आज के शो में हमारा फोकस रहेगा गोल्ड पर और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या यहाँ से भाव और तेजी दिखाएंगे। इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। फिर चाहे वो ट्रेडिंग की बात हो या बात हो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव की। बात करेंगे बेस मेटल्स की कि बेस मेटल्स में लगातार तेजी के बाद अब हल्का सा जो तेजी का ठहराव आ रहा है उसके मायने क्या हैं, क्या डायरेक्शन यहाँ से रह सकती है बेस मेटल्स की, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और बात करेंगे गेहूं की कि क्या गेहूं की फसल पर अर्ली समर्स का इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर हाँ तो कितना, प्राइसेस किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब मुद्दों पर हम करेंगे बातचीत। और हमारे साथ हैं ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल की हेड रिसर्च रेनिशा चनानी, रूरल फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगे भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और साथ ही कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि द्योरा हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो रेनिशा, हैप्पी वुमेंस डे और कंग्रेचुलेशंस, जो भी जर्नी आपकी अब तक रही और लगातार व्यूअर्स को कमोडिटीज के बारे में और हर पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट पर राय देने के लिए। जी शुक्रिया। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू आल्सो। यस, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स से मैं अपने इन्वेस्टर्स को एडवाइस कर रही हूँ गोल्ड एंड सिल्वर में किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ग्लोबल फैक्टर्स क्या क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में। सो इट्स अ वंडरफुल जर्नी और आगे भी मैं चाहूंगी कि ये जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी कंटिन्यू रहे आपके साथ। डेफिनेटली हम भी यही चाहते हैं कि आपका और हमारा साथ बना रहे और इसी तरीके से आप व्यूअर्स को गाइड करती रहें अपने वैल्यूएबल सजेशंस के थ्रू। लेकिन रनीशा, अगर हम गोल्ड की बात करें, इसी से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉट कमोडिटी कोई रही है रिसेंट टाइम में तो वो गोल्ड सिल्वर ही रहे हैं। अगर गोल्ड की बात करें तो एक जिस तरीके का मोमेंटम है साल की शुरुआत से लेकर अब तक हमने देखा, किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस तरीके के रन अप या फिर इस तरीके के रिटर्न्स महज 2 महीने में आते हुए दिखाई देंगे। अभी किस तरीके के क्वेरीज, किस तरीके के विचार सबसे पहले तो क्लाइंट के मन में आते हैं, क्या वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं और करंट मार्केट सिनेरियो में क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं गोल्ड को लेकर? यस, गोल्ड की जर्नी जो रही है काफी इनक्रेडिबल रही है पिछले ओके, चलिए रेनिशा से रिकनेक्ट करेंगे। शायद कुछ तकनीकी खामी की वजह से उनसे बातचीत ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है फिलहाल। लेकिन गोल्ड एक स्टेलर रनअप रहा है इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक। पिछले साल तो ज़बरदस्त रिटर्न दिए ही हैं, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अब एक लगातार तेज़ी दिखाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश गोल्ड कर रहा है। 85,800 के आसपास के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। रवि द्योरा भी हमारे साथ बने हुए हैं। जब तक रेनिशा से रिकनेक्ट करेंगे तब तक रवि से एक राय ले लेते हैं। रवि, नियर टर्म व्यू क्या है आपका गोल्ड पर और कैसे देख रहे हैं आप यहाँ से चाल? जब से गोल्ड में आई थिंक जिस हिसाब से महिला दिवस एंड महिलाओं का सबसे ज्यादा भरोसा एंड सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज ये गोल्ड है। एंड सीएनबीसी आवाज से मैं जब से जुड़ा हूँ, यहाँ पे जब भी गेस्ट कोऑर्डिनेटर रहे हो या एंकर में रहे हो या बिजनेस एनालिस्ट है, सारे कॉमोडिटी मार्केट में एटलीस्ट महिला है, तो काफी मीन्स की नॉलेज अपने दर्शकों को बांटा है और आपको और पूरी टीम को महिला दिवस की शुभकामनाएं। गोल्ड में ऑल ओवर आउटलुक मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है। आई थिंक जिस हिसाब से ग्लोबल अनसर्टनिटी से वोलेटिलिटी एंड पर्टिकुलर गोल्ड एक सेफ हेवन अपील के हिसाब से काफी अच्छा प्राइसेस में सपोर्ट मिला हुआ है। हालांकि नियर टर्म काफी अच्छा रिएक्शन आ चुका है। काफी जो नेगेटिव फैक्टर्स थे वो प्राइस्ड इन हो चुके हैं मीन्स के ग्लोबल अर्थव्यवस्था में। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि नियर टर्म थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। ओवरऑल ट्रेंड फॉर्म है। हालांकि जिस हिसाब से आज क्रिप्टो के रिलेटेड भी एक कॉन्फ्रेंस रात को है एंड अदर असेट क्लासेस में जिस हिसाब से मार्केट का व्यू जा रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी डिप के लिए वेट करना चाहिए नई बाइंग के लिए। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आई थिंक लेवल स्पेसिफिक 85,500 85,400 एक बाइंग का लेवल बनता है एंड अपर सेट जो टारगेट है 86,000 तक जा सकते हैं प्राइसेस। लेकिन यहाँ से सीधे रुक करते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का। नवनिर्वाचित सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए लक्ष्मण रॉय से सुनिए क्या कहा।
मेरे साथ बातचीत करने के लिए सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे सर आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे चल रहे हैं। भारत में इक्विटी कल्चर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इक्विटी कल्चर की भूमिका विकसित भारत में और इक्विटी मार्केटिंग रेगुलेटर के तौर पर सेबी की भूमिका को कैसे देखते हैं? सेबी ने जो जैसा काम किया है उसी हिसाब से हम और भी दृढ़ता से काम करेंगे। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए सेबी कृत संकल्प है। इसके आगे जिस तरीके से बाजार में आप ऐसे समय चेयरमैन बने हैं जब बाजार में गिरावट आ रही है, इसको सेबी रेगुलेटर कैसे देख रहा है और इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज है? देखिए, रेगुलेटर मार्केट को ऊपर नीचे नहीं करता है, मार्केट अपने हिसाब से ऊपर नीचे होती है। हमें तो ये देखना होता है कि उसकी मार्केट की इंटीग्रिटी बनी रहे। बाकी जो जहाँ तक इन्वेस्टर अवेयरनेस का इशू है कि मार्केट में किस समय करना है, कितना करना है, क्या करना है, उसके लिए तो अवेयरनेस प्रोग्राम बड़े समय से जारी हैं और जारी रहते रहेंगे। सेबी के भी द्वारा भी और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी उसका उन लोगों को समझाते हैं। जो रिस्क लेना है, क्योंकि मार्केट में जहाँ रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ इसका उतार चढ़ाव का डर रहता है और उसको उसके अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एक सवाल मैं अपने दिल से पूछ रहा हूँ, जवाब भी दिल से दीजिएगा। जब आपका नाम सेबी चेयरमैन के तौर पर आया तो मैंने कहा सर तो लंबे समय से पॉलिसी मेकिंग में हैं, तो सेबी चेयरमैन मार्केट तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है, कैसे संभालें? कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए? ये चैलेंज है और ये चैलेंज हमारे लोगों के साथ हम संभालेंगे। लोगों के साथ संभालें। तो थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ बातचीत करेंगे। थैंक यू सर। तो इक्विटी मार्केट को संभालने का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए तुहिन कांत पांडे सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पर सेबी चेयरमैन बनने के बाद आप सुनते हुए क्या विचार है उनके इक्विटी मार्केट्स की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में भूमिका को लेकर, निवेशकों को लेकर और कई प्रोग्राम्स जो वो चलाएंगे जिसके बारे में बातचीत करते हुए आप देख रहे हैं फर्स्ट विजुअल्स। सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पर सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल उनको वेलकम करते हुए, उसके बाद लक्ष्मण रॉय के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी ही। तुहिन कांत पांडे जो कि सेबी चेयरमैन हैं, जो कि रिसेंटली सेबी चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, और पहला कॉन्वर्सेशन आपने सुना अभी अभी सीएनबीसी आवाज पर। चलिए वापस कमोडिटीज की तरफ रुख करते हुए रवि देवरा हमारे साथ बने हुए हैं। अगर रनिशा कनेक्टेड हैं तो उनसे भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब वो गोल्ड के टारगेट्स क्या देख रही हैं यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसने गोल्ड की इस तेज़ी को सपोर्ट किया है। रनिशा हमारे साथ वापस रिकनेक्टेड हैं। रनिशा वेलकम बैक, और बताइए पहले तो आप अपनी बात प्लीज़ पूरी कीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस समय करंट मार्केट सिनेरियो में गोल्ड को लेकर आपके क्लाइंट्स कर रहे हैं, क्या सजेशन आप उन्हें दे रही हैं, बताइए। यस, गोल्ड ने जिस तरह से फिनोमिनल रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में प्राइसेस डबल हो चुकी है एंड लास्ट ईयर भी इनफैक्ट 25% रिटर्न दिया है, तो काफी इन्वेस्टर्स के मन में ये रहता है कि हम अपने गोल्ड में अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई करें। और मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट 15 to 20% आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें गोल्ड सिल्वर का रेशियो जरूर रहना चाहिए। एंड इस साल भी जिस तरह से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% रिटर्न हमने ओनली 2 मंथ्स में आते हुए देखे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि ये साल भी बेहतरीन रहेगा। लास्ट ईयर जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थे, एक और फैक्टर ऐड हो चुका है इस साल, वो है ट्रम्प के टैरिफ्स का, एंड जो अनसर्टेनिटी बनी है इस वजह से आगे लग रहा है कि स्टैगफ्लेशन का सिनेरियो आ सकता है, क्योंकि यूएस के इकोनॉमिक नंबर्स ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि काफी प्लंज हो रहे हैं। तो ये जो स्टैगफ्लेशन रिस्क इमर्ज हो रहा है, इस वजह से गोल्ड इस साल भी सपोर्टेड रहेगा। और जिस तरह से अनसर्टेनिटी लगी हुई है, सेफ हेवन बाइंग जो है सेंट्रल बैंक से, ईटीएफ से लगातार गोल्ड को प्राइसेस को सपोर्ट करेगी। आई थिंक यहाँ से अभी भी रन अप आना बाकी है। दिस ईयर ओवरऑल वुड बी अ बेटर ईयर फॉर गोल्ड। 2 डिजिट रिटर्न्स तो एटलीस्ट हम इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, 2 डिजिट रिटर्न्स इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट रनिशा, इज गोल्ड अ बाय एट 85,000? ये व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि इस समय मार्केट फ्रेश ट्रिगर्स की वेट कर रहा है और इसीलिए हमने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से थोड़ी सी आते हुए देखी है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है कि क्या फ्रेश ट्रिगर्स रहेंगे, स्पेशली ट्रेड वॉर को से रिलेटेड। बट क्या इन लेवल्स पे गोल्ड लेना चाहिए, लमसम स्टैगर्ड वे में लें, वेट करें, क्या व्यू है आपका?
मुझे लगता है जिसे लमसम बाइंग करनी है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। जिस तरह से वन वे रैली आई है, 10% प्राइसेस बढ़ चुकी है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग वेव हम देख सकते हैं नेक्स्ट मंथ आते हुए। अप्रैल मंथ में मुझे लगता है जो डाउनसाइड सपोर्ट है वो लगभग 80-81,000 जितना रहेगा, वहां पे बाइंग की जा सकती है। एंड जो इस साल का मैं देख रही हूँ कि रेजिस्टेंस लेवल है या हाई जहां तक गोल्ड जा सकता है वो है 90,000 तक। तो अभी भी बाइंग ऑन डिप्स का आप व्यू रख सकते हैं फॉर लमसम बाइंग। और स्टैगर्ड वे में अगर बाइंग करना है तो दैट इज द बेस्ट वे, यू कैन स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड। तो मुझे लगता है हर महीने आप थोड़ा थोड़ा एसआईपी कीजिए, वॉट एवर अमाउंट यू वांट यू कैन डू इट थ्रू ETF, थ्रू डिजिटल गोल्ड। एज लो एज 50 रुपीज भी डिजिटल गोल्ड में बाइंग करके आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टे इन्वेस्टेड, एटलीस्ट 15 to 20% पोर्टफोलियो का आप डालेंगे तो आपका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैं काफी अच्छे हो जाते हैं आपके पोर्टफोलियो के। ओके, इनफैक्ट मैं ये आपसे पूछना भी चाहती थी कि अगर इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें, बट आपने खुद ही जवाब दिया उसका। डिजिटल गोल्ड हुआ, गोल्ड ETFs हुए, यहाँ पर आप पैसे लगा सकते हैं। लेकिन यूजुअली हम 5 से 10% एलोकेशन की बात करते हैं, बट 15 से 20% एलोकेशन पोर्टफोलियो में गोल्ड का हो सकता है। ये रेनिशा का व्यू है। थैंक यू रेनिशा आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो पर्सपेक्टिव से शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो एग्री कमोडिटीज़ की बात करेंगे, स्पेशली बात करेंगे व्हीट की। अर्ली समर्स का क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके मायने समझेंगे। चलो वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंड पर बात करेंगे व्हीट की। दरअसल मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि इस साल बढ़ता पारा गेहूं के लिए विलेन बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो फसल बाजार और कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ है रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगे। नवनीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपकी अंडरस्टैंडिंग समझना चाहेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि रिसेंटली भी हमने IMD से बातचीत की थी। उन्होंने भी कहा था कि मार्च में रिकॉर्ड समर्स रिपोर्ट हो सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या असर आप देखते हैं फसलों पर? नमस्ते मैडम। देखिए अभी तक जो हमारे पास में हमारी सर्वे चल रही है इंडिपेंडेंट एजेंसी से, उनके हिसाब से आपको ऑलरेडी बता दूं एकरेज में 1.5% इंक्रीज हुआ है इस साल, और जो यील्ड का एक्सपेक्टेशन है वो 2% इंक्रीज की है। तो उसके हिसाब से 3.8% अप्रोक्सीमेटली क्रॉप साइज लास्ट ईयर से बढ़ना चाहिए। अब जो रही बात हीट वेव्स की या जो रिकॉर्ड टेम्परेचर्स की, तो आपको बता दूं अभी ऑलरेडी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं और हिमालय में स्नोफॉल और रेन्स वापस हुए हैं इन दिनों। तो उसका दो इम्पैक्ट आ रहा है। सबसे पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि भाई टेम्परेचर और वेदर जो है वापस से कूल हो गया है। तो जो इम्पैक्ट टेम्परेचर का था वो एकदम खत्म हो चुका है। अभी सब जगह कूल वेदर हो रखा है, तो टेम्परेचर के कारण जो इम्पैक्ट आना था क्रॉप साइज श्रिंक होने का, ये सब प्रॉब्लम की संभावनाएं कम है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि हेल स्टॉर्म और जो गस्टी विंड्स चल रहे हैं, उसके कारण जरूर कुछ पॉकेट्स में कई सारी जगह सुनने को आ रहा है कि भाई क्रॉप लॉजिंग हो गया है। क्रॉप लॉजिंग का मतलब ये है कि क्रॉप गिर जाता है। तो ये समस्याएं थोड़ी बहुत सुनने में आई हैं, जिसकी हमारी सर्वे टीम ऑलरेडी उसके ऊपर सर्वे कर रही है और अनुमान लगाने की कोशिश कर रही है कि कितना डैमेज हो सकता है। जो अभी तक अनुमान है उनके हिसाब से वो बहुत मार्जिनल सा है, तो इतना बहुत कोई इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए। जो आएगा वो बहुत मार्जिनल सा इम्पैक्ट आएगा। ओके, अच्छा, आपने कहा कि इम्पैक्ट अगर रहा भी तो मार्जिनल इम्पैक्ट रह सकता है, लेकिन अगर हम रीजन वाइज देखें तो जैसे IMD ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा असर रह सकता है अर्ली समर्स का, हीट वेव का। और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो इन तीनों ही स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है। तो रीजन वाइज कुछ रह सकता है क्या असर आपके हिसाब से? मैडम डेफिनेटली रीजन वाइज जो हम देख रहे हैं, थोड़ा सा जो इम्पैक्ट दिख रहा है वो यूपी में दिख रहा है। तो लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या देखने को नहीं मिल रही है। हमारी सर्वे टीम से भी जो बात हुई उस हिसाब से बहुत ज्यादा ऐसा कोई परेशानी वाली स्थिति अभी तक तो नहीं है। आगे का देखना पड़ेगा, आगे कैसे टेम्परेचर और क्लाइमेट और ये सब बिहेव करते हैं और वेदर क्या फोरकास्ट आता है, उस हिसाब से आगे की स्थिति अभी हम कह नहीं सकते। लेकिन
अभी फिलहाल एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बहुत मार्जिनल सा कोई चेंजेस दिख रहे हैं, जो ठीक है, वो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल एवरी ईयर्स वेदर में, ये तो होता ही है। ओके, तो सो फार कोई ज्यादा चिंता की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, एक फाइनल कमेंट आपका प्राइजेस को लेकर क्या है? प्राइसेस हैव स्टार्टेड फॉलिंग मैडम। आप देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई सारे बेल्ट्स में गेहूं आने लग गई और अच्छी क्वांटिटीज में आने लग गई, और इस वजह से प्राइसेस जो है वीट के, वो कूल ऑफ होते जा रहे हैं और अवेलेबिलिटी भी वापस से बढ़ती जा रही है। और नेक्स्ट 10 डेज 15 डेज में आपको पता है, इस समय वीट अपने मेच्योरिटी स्टेज पे है और वीट अपने आप आने लग जाएगा मंडीज में, तो प्राइसेस डेफिनेटली फॉल होंगी। और अभी जो 2 दिन पहले ओएमएसएस के टेंडर्स हुए, उसमें भी देखा गया ₹2 करीब-करीब टेंडर्स हर जगह कम हुए हैं भाव में। ओके, चलिए, शुक्रिया नवनीत जी आपका क्विकली बताने के लिए क्या स्थिति है, कितना चिंता की बात है और प्राइजेस को लेकर राय क्या है। रवि द्वारा हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आपकी राय क्या है प्राइजेस को लेकर? जड़ से जो इम्पैक्ट आया है वो वैसे देखे तो 3 साल के हाईएस्ट एकरेज हमने वीट में इस साल देखी थी, और मींस के कुछ इम्पैक्ट मिनिमल आता है तो भी मुझे लग रहा है कि प्रोडक्शन 110 मिलियन टन करीब पहुंच जाएगा, जो गवर्नमेंट के पास एग्जिस्टिंग ऑलरेडी 3 मिलियन टन का स्टॉक है, तो अवेलेबिलिटी अच्छी है। एंड प्राइसेस भी अगर एमएसपी की बात करें तो अगर एमपी का आप बोनस भी मिला ले तो भी 2600 का है, उससे काफी ऊपर प्राइसेस चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाने का स्कोप कम है। साथ में इंडस्ट्री ने 2 दिन पहले डिमांड भी की है कि वो जो अभी इंपोर्ट ड्यूटी 40% है वो कम करके 10% तक गवर्नमेंट करे। तो अगर ये भी एक, मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में थोड़ा प्राइसेस में कैप करेगा। लेवल स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि एक बार 2900 मींस के करंट लेवल से एटलीस्ट 100 से 150 पॉइंट का फॉल ये कमोडिटी में आ सकता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जिसके पास स्टॉक हो वो वहां पे बेच सकते हैं, यहाँ से और गिरावट की प्रोबेबिलिटी प्राइसेस में दिख रही। ओके, और इसके अलावा रवि, अगर एग्री कमोडिटी बास्केट को देखें तो कुछ स्ट्रैटेजीज रहेंगी क्या आपकी तरफ से? जरूर से काफी ट्रेड को अनसर्टनिटी को लेके प्राइसेस में वहां पे फॉल है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि वहां पे ये फॉल कंटिन्यू होना चाहिए। पर्टिकुलर कपास खली में सेल करने की रिकमेंडेशन होगी, 2650 के करीब सेल करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 2690 का, और डाउन साइड जो टारगेट है वो 2550 तक आते हुए दिख सकते हैं। पहली रिकमेंडेशन रहेगी कोकोट कपास खली में बेचने की। सेकंड जो रिकमेंडेशन है वो धनिया में रहेगी। काफी स्पाइसेस पैक में प्रेशर है, इस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आया है, बट मुझे लग रहा है कि 7900 7950 एक अहम सपोर्ट रेंज है एंड ये लेवल ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक ये रेंज के करीब ही है, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 7800। थोड़ा शॉर्ट टर्म का नजरिया रखें, और अपर साइड जो टारगेट है यहाँ पे आपको 8200 तक फिर से रिस्टोर होते दिख सकते हैं। और तीसरी जो रिकमेंडेशन है ये सेलिंग साइड होगी, जिसमें टर्मरिक में सेल की रिकमेंडेशन रहेगी। 12200 के करीब सेल करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 12300 का, और डाउन साइड 11600 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका रवि आने के लिए शो में अपने स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के साथ भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।